नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और इंडिया और वर्ल्ड जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच। और एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों पर की गई थी? ये पहला क्वेश्चन आज का हमारा। और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित लगातार हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं। देखो, डेली का हम लोग जब क्वेश्चन करें कोई ना कोई क्वेश्चन हमें पीछे पॉइंट से मिल जाता है। फायदा ये होता है कि वो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश करी थी हिल्टन यंग आयोग ने। हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो सबका आंसर आएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वर्ष 1949 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वर्ष 1949 में। स्थापना के लिए जो राशि थी वो कितनी थी? देखिए, तो 5 करोड़ रुपए राशि के साथ। अच्छा, राष्ट्रीयकरण हो गया, स्थापना हो गई। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक अपना लेखा वर्ष कब से कब तक मनाता है? लेखा वर्ष कब से कब तक मनाता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक अपना लेखा वर्ष मनाता है। अच्छा, 1935 में स्थापना हुई थी। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। अच्छा, आज़ाद भारत की अगर बात करें तो पहले भारतीय जो बने थे, क्या नाम था भाई? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बता दो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है ये पर्सन। चलो नेक्स्ट देखो, केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो केरल में मानसून पूर्व वर्षा को मैंगो शावर कहा जाता है। ये पहले हम लोग कर चुके हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैंगो शावर कहा जाता है मानसून पूर्व वर्षा को। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में और वर्ष 1949 में। बताओ क्या होगा भाई सही आंसर इसका? तो दोस्तों बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो वर्ष 1949 को अधिनियमित किया गया था। इस तरीके के बैंकिंग से जुड़े ना कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वो ग्रामीण बैंक वाला। तो हम लोग एक पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, 1975 को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक से एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। आगे से आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र जो है या यूएन की बात करें, यूएन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा इन प्रीवियस एग्जाम में और लगभग 20 प्लस क्वेश्चन तो हरियाणा पुलिस में पूछे गए थे। असल में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WTO, WHO या फिर हम लोग यहाँ पे बात करें आपके यूनाइटेड नेशन की, तो सारे के सारे पेपर में पूछे गए थे। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, एंटोनियो गुटेरस, बान की मून, कोफी अन्नान, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। अब हम जैसे जैसे यूनाइटेड संघ, आगे भी 2-3 क्वेश्चन है तो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते जाएंगे। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं यूनाइटेड के बारे में। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, अंग कौन से हैं इसके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कामकाज की भाषा क्या है और किन के पास वीटो पावर है, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, ये सारा पॉइंट हम लोग करते जा रहे हैं। तो एक एक दो जैसे से आगे बढ़ेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन है तो हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 2005, 1993, 1996 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अध्यक्ष वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगातार ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहें ताकि एग्जाम में ऐसे पूछी जा रही हैं। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन अपनी तरफ से यहाँ पे आप लोगों को पता, मैंने कुछ चीज़ें नहीं ऐड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या पूछा है, किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? संस्कृत का प्रथम विश्वकोश, ऑप्शन है काव्यावलोक, ऑप्शन बी है मानसोलासा, ऑप्शन सी है भाषाभूषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्वकोश संस्कृत का मानसोलासा। अच्छा, इसकी रचना किसने करी थी? बोला ना एक कृति है, तो इसकी रचना किसने करी थी? पहली बात, वो जो लिखने वाला था वो चालुक्य वंश का एक शासक था। कौन से वंश का एक शासक था? चालुक्य वंश का राजा था। अब उस राजा का नाम क्या था? सोमेश्वर तृतीय। क्या नाम था दोस्तों? सोमेश्वर
तृतीय ने इसकी रचना करी थी, इसको लिखा था। अच्छा, इसका एक और भी नाम है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पूछने को HSSC कुछ भी पूछ सकता है, तो अभी अभिलाषितार्थ चिंतामणि इसका एक नाम है, इससे भी आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है आपसे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 में, ये 21 ऊपर चला, 2020 ही बोलते हैं, असल में तो टोक्यो ओलंपिक हुआ 21 में था, लेकिन टोक्यो 2020 है। भारत द्वारा हासिल किए गए कुल पदक, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 21, 19, 7 और चौथा ऑप्शन करते हैं यहाँ से 6। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा हासिल किए गए, इंडिया है भाई, भारत द्वारा हासिल किए गए कुल पदक कितने थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्यान रखना है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का पूछा है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक कुल हासिल किए थे, उनमें से इस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लिखते हैं, तो 5, 8 और 6, 5 और 8, 13 और 6, 19। ठीक है, ये टोटल पदक थे। अच्छा, अब टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं, तो क्या आंसर करोगे दोस्तों, बताओ? 7 पदक। इनमें से जेवलिन थ्रो वाला जो है नीरज चोपड़ा गोल्ड, 2, 1, 2, 4, इस पूरी सीरीज में आप याद करोगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ। ठीक है, 1, 2 और 4। एक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, हरियाणा से है, और 7 अगस्त को, कब की बात है दोस्तों? 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाएगा? जेवलियन थ्रो डे मनाया जाएगा, जेवलियन थ्रो डे, ये पूछा है पेपर में, तो ध्यान रखेंगे, जेवलियन थ्रो डे 7 अगस्त को। अच्छा, जो ऑप्शन मैंने 6 लिखा है, ये भी बहुत सोच समझ के लिखा है। 6 जो ऑप्शन लिखा है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? ये जो टोक्यो, ये तो पैरा ओलंपिक का पूछा है ना क्वेश्चन, इस पैरा ओलंपिक से रिलेट है। तो पैरा ओलंपिक में कुल भारत को 19 मेडल मिले थे, उनमें से 6 भारत को मिले थे और 6 को हरियाणा को, सॉरी, भारत को 19 मिले थे, उनमें से 6 हरियाणा के थे। 2 + 2 लिखते हैं, तो 2 ही गोल्ड, 2 ही सिल्वर और 2 ही ब्रॉन्ज। ये आने वाले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एक, ये कुल मिला के 6 बने हैं, यहाँ से 24 पॉइंट बनते हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि पहली बात किस स्पोर्ट्स में मिला, दूसरी बात कौन सा मेडल मिला, तीसरी बात उस व्यक्ति का नाम, और चौथी बात कि वो बिलोंग किस जिले से करते हैं। ये 24 पॉइंट बनते हैं 6 मेडल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी बताओ भी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन एडविन हबल है, दूसरा ऑप्शन इमैनुअल कांट है, तीसरा ऑप्शन कार्ल वाजिस्कर है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और ये थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। सुना तो होगा नाम आपने, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का क्या बताया गया था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। जो ब्रह्मांड है इसका निरंतर विस्तार, ये फैलता जा रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है। और ऐसा किसने भाई? एडविन हबल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कुछ एक थ्योरी थी जो ध्यान रखनी है। अब भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो इनमें आपने देखा बिग बैंग थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी है, सफीती सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत है ना, ये कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ सिद्धांत थे जिनको हमें ध्यान रखना, किन किन से संबंधित थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या पूछा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है भाई 35A, हाल ही में समाचारों में देखा गया था, तो ये किससे संबंधित था? पहला, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर विधायिका, यहाँ तक है भाई, ये पहला ऑप्शन यहाँ तक है, परिभाषित करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का महाभियोग, हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष दर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 35A किससे संबंधित था दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए। और जो आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित भी अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये पूछा है भाई आपसे संविधान सभा में, ठीक है ना, ये थोड़ा संविधान ऐसा रह गया है यहाँ। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित संविधान पे हस्ताक्षर किए थे? 389 थी, 299 थी,
243 थी या फिर 284 थी? तो कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? 284, 284। ऑप्शन डी सही आंसर होगा हमारा। अच्छा, संविधान के निर्माण में कुल दिन कितने लगे थे? संविधान के निर्माण में कुल दिन कितने लगे थे, ये मैंने पूछा था और बहुत दोस्तों ने इसका बिल्कुल सही आंसर किया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अच्छा, निर्माण में कुल खर्च कितना आया था? निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपये का कुल खर्च यहाँ पे आया था। अंतिम बैठक तो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में ही बता दी है संविधान सभा की, 24 जनवरी, ठीक है ना, इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और यहीं पे ही क्या किया गया था, इसी बैठक में निर्णय लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है दोस्तों। संविधान सभा पे लगभग पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा पे क्वेश्चन जितने भी बने उन सबको करें। एक क्वेश्चन यहाँ से है कि बहस कितने दिन हुई थी, सदन में बहस कितने दिन हुई थी? इसके लिए 114 दिन कुल बहस हुई थी। निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 63,96,729 का खर्च आया था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे क्या चुन लिया गया था? राष्ट्रपति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारत में बेरोजगारी दर किसके द्वारा जारी की जाती है? पहला ऑप्शन है मूडी के द्वारा, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। क्या लिखा हुआ है? भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, इंग्लिश में लिख देते हैं CMIE। बताओ, ट्रेडेक्स या नियुक्त एसोसिएशन? तो भारत में बेरोजगारी दर जो है CMIE यानी भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथ साथ आप सभी इसका आंसर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई बताओ? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO पे क्वेश्चन पूछे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, उदार घरेलू व्यापार, वैश्विक गरीबी कम करना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किस उद्देश्य से WTO की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। WTO की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1995 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो सर इसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर गुरुजी? जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, WTO किसका विस्तारित या स्वरूप है, या पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो पहले गैट था भाई, GATT। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सर इसकी स्थापना तो 1948 में की गई थी, 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। WTO पहले गैट था, स्थापना 1948 में हुई थी, 1995 में WTO की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है। एविडेंस एक्ट को कब अधिनियमित किया गया था बताओ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है 1870 में, 1871 में, 1872 में या 1873 में? क्या होगा सही आंसर बताओ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था दोस्तों? 1872 को अधिनियमित किया गया था, 1872 में अधिनियमित है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे IPC का पूछा है तो गवर्नर ने साइन तो 1860 में कर दिया था, लागू वाला पॉइंट पढ़ते तो हम 1862 पढ़ते हैं। अधिनियमित करना लागू दोनों में थोड़ा सा कब साइन हुए थे थोड़ा सा आप लोगों को समझ के याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा CRPC का पूछता, एक ऑप्शन 1973 ले लो तो CRPC भी कवर हो जाता आपका, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड, इसको कब किया गया था? तो 1973 में, 1973 में। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट 3 है, तीनों आप लोगों को बताया है कि कब इनको लागू किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझ के आप लोग इनको करें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इसके बाद, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था ये बताओ भाई। मुगल काल में जहांगीर पे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर थॉमस रो पे पूछा है, सबसे पहला अंग्रेज जो भारत आया जहांगीर के दरबार में, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? तो जहांगीर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा गया है? तो ये भी जहाँ पूछा जाता है पेपर में, है ना। और 5वें गुरु अर्जुन देव,
खुसरो की सहायता के लिए इनको फांसी दिलाई थी, तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, सारे सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सर थॉमस रोग जो है कब आया था? तो ये 1615 में आया था। जहांगीर के दरबार में कब आया था दोस्तों? तो ये 1615 में आया था। अच्छा, एक ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1609 में कौन आया था? कैप्टन हॉपकिंस आया था। कैप्टन हॉपकिंस जो है वो आया था भाई जहांगीर के दरबार में, और यही तो था प्रथम अंग्रेज जो भारत आया, या प्रथम अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया, कैप्टन हॉपकिंस था। अच्छा, ये तो अंग्रेज हो गए हैं। अब पेपर में ये पूछ ले कि पहला जहाज, अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था दोस्तों? रेड ड्रैगन था। यहाँ पे लिखा है जहांगीर। क्या लिखा है? जहांगीर। जहांगीर से कुछ पॉइंट बताए। चित्रकला के लिए जाना जाता है। इसका शासनकाल, चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पे थी, चित्रकला का स्वर्णकाल आप लोग कह सकते हैं। दूसरा, न्याय की जंजीर के लिए इसे जाना जाता है। न्याय की जंजीर के लिए भी इसे जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये सारे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा पढ़ना अच्छा, जहांगीर मुगलों में था, तो ये राजा कब से कब तक रहा था? तो 1605 में ये राजा बना था, 1627 तक था इसका शासन, 1605 से लेके 1627 तक। और सर थॉमस रो 1615 में आया। कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। रेड ड्रैगन प्रथम जहाज था। मुगल काल चित्रकला चित्रकला जो है अपने पूरे आप लोग कह सकते हैं चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में, और ये राजा 1605 में बना था। न्याय की जंजीर के लिए इसको जाना चाहता है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरित क्रांति का प्रथम चरण। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1950 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80 इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम चरण था दोस्तों 1960 से लेकर 1970 के मध्य। तो ऑप्शन करेंगे बी को सही आंसर। अच्छा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर वर्ल्ड लेवल पर हम लोग देखें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत का अगर पूछेगा, भारत में किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन नाम तो सुना ही होगा, और इनके साथ सी सुब्रमण्यम भी याद रख सकते हो, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, चलो ये दोनों पॉइंट पता है, नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन। और 1960-70 के मध्य प्रथम हरित क्रांति का चरण था, है ना। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1960 और 70 के मध्य। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप लोग लॉयल क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च करें। आप लोगों के पास डेली टाइमली जो है क्लास का शेड्यूल आता रहेगा। अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे। पंचायत की शक्तियां किसमें सूचीबद्ध हैं? और ऑप्शन में है अनुसूचियां। पंचायत की शक्तियां, सबसे पहले तो आप लोगों को बात यहाँ पे अनुसूची से। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8। वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। 9, 10, 11, 12 अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, है ना। 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वो तो आप लोगों को पता स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। कौन सी अनुसूची? 11 नंबर और 12 नंबर अनुसूची किससे संबंधित? स्थानीय स्वशासन से संबंधित। अगर आप लोग ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल आप लोगों के उंगलियों पे होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं अनुसूची संख्या 11 और 12, जो कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 73वां पंचायती राज से हैं, तो अगर पूछे केवल पंचायती राज से तो हम लोग कहेंगे अनुसूची संख्या 11, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। अच्छा, इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। अच्छा, दूसरी 12वीं अनुसूची जो है इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 74वां संविधान संशोधन नगरीय शासन से संबंधित है। कौन से नगरीय शासन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, तो पंचायतों को कुल विषय दिए गए हैं 29 विषय, जिन पे पंचायतें कार्य कर सकती हैं। चलो अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष किया था भाई स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित? 1799 में, 1802, 1815 या फिर 1804? तो कब किया था दोस्तों? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी को करोगे क्लिक और ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखो, ये तो कई बार पेपर में दिखा है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पे है? शरणार्थियों के लिए भाई, तो देखो इसमें आप लोगों को मैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिख दूँ, UNHCR
UNHCR, UNHCR। एक होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र का UNHRC। तो CR और HCR दोनों में ध्यान रखना, एक है HRC और एक है HCR, इन दोनों को थोड़ा सा समझना है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ये, तो इसको मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ साथ साथ कि ताकि आप दोनों को याद कर लें और कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, यह है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और यह है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अगर पूछ ले आपसे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 14 दिसंबर 1950 को। कब की गई थी, 14 दिसंबर 1950 को की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। कब, वर्ष 2006 में। UNHRC का हेडक्वार्टर आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई सारे बच्चे, UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बताओ, हेरोडोटस किस देश का था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री लिख दे इंग्लिश में, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। आयरिश, इंग्लैंड, जर्मनी, ग्रीक, तो किस देश का था, ग्रीक। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, उसके बाद क्या पूछा है, भारत में रेलवे, पहली रेलवे 1853 में मुंबई से थाने तक कुल कितनी दूरी तय की थी। पहली रेलवे जो चली थी, पहली रेल भारत में कब चली थी, 1853 में। किसके शासन, कौन था उस समय, डलहौजी के कार्यकाल में। डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से थाने तक कुल 34 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी में कितना डिस्टेंस कवर करा था इस पहली ट्रेन ने, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर करा था। और कब की बात है ये, तो 16 अप्रैल 1853, 16/4/1853 में इसने अपना 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। अच्छा, अगर हरियाणा में पूछ ले भाई तो आपसे, हरियाणा में पहली ट्रेन 53 है, ठीक, 20 साल तो लग ही गए होंगे, है ना। अगर हरियाणा में आपसे पूछेगा तो क्या आंसर करोगे बताओ, सबसे पहली ट्रेन कब हरियाणा में, 1873 में। और जहाँ तक मुझे याद है 14 फरवरी 1853 में, 73 में हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली से रेवाड़ी। कहाँ आई थी भी पहली ट्रेन, रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी की तो खास बात है, सबसे बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा पुराना। और यहाँ से देखो फेरी क्वीन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फेरी क्वीन सबसे पुरानी लेकिन कार्यरत भाप इंजन से चलने वाली, तो फेरी क्वीन जिसका नाम है, तो रेलवे म्यूजियम। चलो ये तो हो गया इसकी बात। अच्छा, एक वो पूछा जाए कि भारत की पहली CNG डेमू ट्रेन, भारत की फर्स्ट CNG डेमू, तो ये कब चली थी, तो ये वर्ष 2015 में। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ चली थी, अभी मेरे सारे दोस्त इसका मुझे कमेंट करें। पहली भारत की CNG अपने हरियाणा से है, ये हरियाणा में चली थी। कहाँ से कहाँ, भारत की फर्स्ट CNG डेमो ट्रेन वर्ष 2015 में हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक के लिए चली थी भाई। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, उसके बाद बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अगर जैसे यहाँ डिस्टेंस पूछ लिया 34, अगर ये आपसे पूछता कि हरियाणा की पहली ट्रेन जो 1873 से चली थी दिल्ली से रेवाड़ी, उसका डिस्टेंस कितना था, तो कितना आंसर करोगे बताओ, कितना आंसर करोगे, 82 किलोमीटर, समथिंग 82 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वतंत्रता से पहले यानी आज़ाद भारत से पहले गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को पता है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। कल परसों की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे। एक इनकी पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक आपसे पूछेंगे तो क्या आंसर करोगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अच्छा, एक इन्होंने फिन्सबरी से पहले भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये भी पूछेगा तो क्या आंसर है, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कब की बात है दोस्तों, तो 1892 की बात है। सांसद बन गए थे ये 92 में, भारत से बाहर पहले भारतीय ऐसे हुए थे। किस पार्टी के उम्मीदवार थे ये, लिबरल पार्टी के,
लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने चुनाव जीता था। कहाँ से? फिन्सबरी से। फिन्सबरी से चुनाव इन्होंने जीता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनसे तो आप जितना पढ़ें उतना कम, है ना। चलो अब नेक्स्ट बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे देखो। यूएनओ के हिंदी में लिख दिया है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? अभी हम पढ़ के आए थे वर्तमान में कौन थे, है ना। वर्तमान में अभी हम पढ़ के आए थे। अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे प्रथम महासचिव कौन थे, तो सारे याद करने पे एक इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ट्रिग्वे लाई ऑप्शन बी में दिया है, ट्रिग्वे लाई ये प्रथम महासचिव थे, और एंटोनियो गुटेरेस ये वर्तमान में थे। ये आपको अभी भी हम पढ़ के आए हैं, वर्तमान में थे। और ये कहाँ से हैं भाई एंटोनियो गुटेरेस? ये पुर्तगाल से। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल से हैं। अच्छा ये बार बार आ रहा है तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे कर लें, एक छोटा सा टॉपिक बना लें। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी। पता है कि नहीं बताओ सारे? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। कितने इंपॉर्टेंट इसके अंग हैं? कितने इंपॉर्टेंट अंग हैं? तो कहेंगे सर 6 अंग हैं। अच्छा उनमें से एक है महासभा है, जिसको क्या कहा जाता है? दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। और एक पूछा सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। एक क्या है आपके यहाँ पे? ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वो अकेला ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र का जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के बजाय कहाँ पे? इससे बाहर देश से, तो नीदरलैंड के द हैग में इसका हेडक्वार्टर है। और मैंने भाषा आपको बताई थी, कामकाज की जो भाषा है वो क्या थी? अंग्रेजी और फ्रेंच। ये लगातार 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं, जो लगातार दोस्त क्लास देख रहे हैं उन सबको पता होगा। और उसके अलावा बची थी कार्स, चाइना, चीनी भाषा, अरबी, रशियन और स्पेनिश। ये 4 हो रहे हैं, कुल मिला के 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और गठन का तो पता ही है ना सबको, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल भाई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन कब स्थापित हुआ? कहने का मतलब ये तो बड़ा सा हो गया। यहाँ पे पूछा बीमस्टैक, क्या पूछा हुआ है आपसे? बीमस्टैक, बीमस्टैक इसके बारे में पूछा है। बताओ इसको कब स्थापित किया गया था? तो बीमस्टैक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 6 जून 1997 को। तो ऑप्शन बी तो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, बीमस्टैक। अच्छा स्थायी हेडक्वार्टर इसका कहाँ बना दिया गया है? तो ढाका में बना दिया गया है। तो इसमें ना इसके हेडक्वार्टर में 32% निर्माण में भारत की भागीदारी रही है, 32%, ठीक है ना। 2014 से, कब से आई है? 2014 से। कहाँ? ढाका में अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा एक है ना बीम एम, जो आप लोग देख, पहले एम नहीं था, मल्टी सेक्टर जो आप लोग यहाँ पे देखना ना, इसीलिए तो इसको इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे हमने। ये मल्टी सेक्टर जो वर्ड है ये पहले नहीं था, पहले बी स्टैक आप लोग बोल सकते हो। इस एम मल्टी सेक्टर इसको कब जोड़ा गया था? अगर पूछ ले कि बीम स्टैक में एम जो है ये कब जोड़ा गया था, तो ये 1998 में जोड़ा गया था। स्थापना कब हुई थी इसकी? 6 जून 1997 को हुई थी। और 98 में इसमें एम जो है वो जोड़ा गया था। अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करता है, कुल मिला के 14 क्षेत्रों में ये अपना काम करता है। कुल मिला के 14 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये काम करता है। अच्छा सदस्य ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सदस्य आप लोग बताओ मुझे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बांग्लादेश, उसके बाद लिखते हैं अपना भूटान, भारत, नेपाल नेपाल, श्रीलंका, नेपाल के बाद श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड। तो ये जो हैं बीमस्टैक के सदस्य हैं। पेपर में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, और ऑप्शन में पाकिस्तान हो तो ध्यान रखना। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। सारे पॉइंट आप लोगों से यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, 2014 से है, कितना प्रतिशत निर्माण, भारत की हिस्सेदारी 32%, सदस्य की बात भी हो गई है यहाँ पे। चलो आज की क्लास में ना इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ें, देखते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स। और जैसा मैंने कहा कि टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। और वीडियो का कंटेंट अगर आपको वैल्यूबल लगा हो और आपको ऐसा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। थैंक यू।